एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये आज मैं लेके आया हूं आप सबके सामने में कक्षा 11वीं के भारत के संविधान का अध्याय 2। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम जानते हैं इसका परिचय। संविधान में केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता है, यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके आपसी संबंधों के बारे में तो बताता है, लेकिन संविधान क्या है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार के शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और उस अधिकार के तहत अगर उस अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए वो सीधे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, यानी कि अपील कर सकता है। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में जो दिए हुए मौलिक अधिकार है उसका अध्ययन करेंगे और ये संविधान के कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमाओं के बारे में भी बताया गया है। बीते हुए 6 दशक नहीं, यहाँ पे 7 दशक आप इसको कह सकते हैं। 7 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। पहली बात क्या है, भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है और उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। और जो उससे आगे जो महत्वपूर्ण है कि एक है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इनके बीच में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अधिकारों का महत्व। तो अधिकारों का महत्व यहाँ पे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। 1982 के एशियाई खेलों में से पहले क्या हुआ था, निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली और अनेक फ्लाईओवर स्टेडियम का निर्माण करना था। क्यों सेवाएं ली? क्योंकि बहुत सारे फ्लाईओवर बनाने थे और स्टेडियम बनाने थे। इसके लिए ठेकेदारों ने क्या किया कि देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से काम काज की दयनीय यानी बहुत कष्टकारी दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी थी उससे भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने क्या बताया कि भाई जो तय मजदूरी थी उससे कम मजदूरी देना बेगार के बराबर है। बेगार मतलब ना फ्री फंड में काम करवाना, और बंधुआ मजदूरी मतलब बंधे हुए मजदूर, जैसे कि पहले समय में होता था कि अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया या कोई जो धनी वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग जो अपने आप को कहते थे, वो उसके मजदूर जो होते थे वो उसका बंधा हुआ रहता था, तो वो उसके पास जाए ना फ्री में काम भी करता था। तो बंधुआ मजदूरी जैसा है। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यानी कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील यानी कि इनकी बातों को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए जो तय की गई मजदूरी थी वो दिलाएं। अब दूसरी घटना है मचल लालुंग। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था तो वो 23 वर्ष का था। अब मचल लालुंग कहाँ का है, तो मणिगांव जिला है, कहाँ, असम में। उसी में एक गांव है चुबुरी, वहाँ का रहने वाला है और उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। जब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो उसमें पता चला कि वो मचल लालुंग मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में
एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहाँ पर उसका इलाज सफलतापूर्वक हुआ और डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार, एक बार 1967 में, एक बार 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया और जिस समय वो गिरफ्तार किया गया था उस समय उसकी आयु थी 23 वर्ष और जिस समय उसको छोड़ा गया उस समय उसकी आयु थी 77 वर्ष। तो इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो एक टीम बनाई गई थी, उन्होंने बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का मौका मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो गया। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक अब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हर नागरिक अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित यानी कि जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार है हर नागरिक के पास। और मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता। क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? शायद नहीं। अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तो फिर उसके साथ ऐसी अनदेखी नहीं होती। हो सकता था कि उनके साथ अनदेखी ना हो और निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ अगर इंजीनियर काम करते, चूंकि वो शिक्षित थे तो शिक्षित थे उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता था। वो जागरूक थे और उनके साथ अधिकारों का इस तरीके से हनन करने का मामला बिल्कुल भी ना हो पाता। इसी प्रकार पहले उदाहरण में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। तो ये तो हमने देखा इसका महत्व क्या है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकार क्या करता है कि हमारे खिलाफ कुछ भी जो ऐसे शोषण हो या फिर हमारी स्वतंत्रता को दबाया जाता हो या हमारे साथ भेदभाव किया जाता हो, तो उससे हमारे बचाव का एक तरीका है। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? तो यह विभिन्न प्रकार के शोषण, भेदभाव और स्वतंत्रता सुरक्षा करता है। अधिकारों का घोषणा पत्र। अब जानते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। अधिकारों का घोषणा पत्र उपर्युक्त यानी कि ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी, यानी कि हमेशा उसको मान्यता देगी सरकार। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची जो व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले अधिकार और प्रदान करता है, जिसे सरकार सदैव मान्यता देती है, तो ऐसे अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ काम करने से क्या करता है? रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? तो नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है।
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सरकार के अलग अलग अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, यानी कि उसके अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। तो इससे जो है ना क्या है कि इसकी सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम जानेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।